हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री के अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो अपना टॉपिक हम लोगों ने चालू कर रखा है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के राजाओं को हमने मुख्य मुख्य जो राजा थे ना उनको पढ़ लिया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त के बारे में। अब आज की क्लास में हम चालू करते हैं गुप्त वंशीय प्रशासन के बारे में। तो भाई जो गुप्त वंशीय प्रशासन है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे प्रांतीय प्रशासन अलग है, पहला है सॉरी केंद्रीय प्रशासन, फिर है प्रांतीय प्रशासन, फिर आता है जिला प्रशासन, फिर आता है नगर प्रशासन, फिर आता है ग्राम प्रशासन। ये बात है। जैसे कि मौर्य वंश की क्या विशेषता थी? मौर्य वंश में जैसे कि मौर्य वंश जो था ना, मौर्य साम्राज्य, वो पूरा केंद्रीकृत साम्राज्य था। इसके विपरीत जो ये गुप्तकालीन साम्राज्य है ना, वो एक वीक केंद्रीकृत साम्राज्य है। और वीक केंद्रीकृत साम्राज्य का मतलब ये होता है कि ये जो है वो एक प्रकार से प्रांतों में बंटा हुआ है। इसका साम्राज्य का बंटवारा किया गया है और प्रांतों को जो है ना युवराज, राजकुमार, गवर्नर ने ये संभाले हुए हैं। उसके बाद में नगर है, ये ग्राम है, ये ऐसे बंटे हुए हैं। तो ये होता है वीक केंद्रीकृत साम्राज्य। तो भाई गुप्तकालीन प्रशासन में मैंने ये कुछ एक डायग्राम बनाया है प्रशासन का। इसको हम समझने ये हमें प्रशासन को समझने में थोड़ी सी आसानी करेगा। जैसे कि जो प्रांतीय प्रशासन है उसको मुख्य रूप से प्रांतों को जैसे देश कहा जाता था, अवनी कहा जाता, अलग अलग नाम थे प्रांतों के। प्रांतों को देश भी कहते थे, राष्ट्र भी कहते थे, भुक्ति भी कहते थे, अवनी भी कहते थे, अलग अलग नाम थे। फिर जो इनको संभालता था ना, प्रांतों को जो संभालता था वो राजा का ही अपना पुत्र होता, तो जो युवराज घोषित हो चुका होता है। युवराज बोल दो, राजकुमार बोल दो, गवर्नर बोल दो, राज्यपाल बोल दो, ये नाम, ठीक है। तो ये प्रांतों को हैंडल करते थे। फिर आता है शहरी प्रशासन। जो शहरी प्रशासन है उसमें मुख्य रूप से परिषदों के प्रकार दिए गए हैं कि शहरी प्रशासन में जो शहरी परिषद है वो अलग थी, उसको जो संभालता वो था सार्तवाहन। फिर आता है व्यापारी का एक संघ था, जो व्यापारी को संघ होता है ना उसको श्रेष्ठी कहते थे। जो इसको हैंडल करता था ना वो था नगर श्रेष्ठी होता था वो। फिर है मुख्य लेखक। मुख्य लेखक जो थे वो कायस्थ कहलाते थे। फिर ग्रामीण प्रशासन में जो मुख्य रूप से है चीजें, वो है ग्राम का प्रकार। जैसे ग्राम जो है ना उसको अलग अलग नाम दिया गया है। उसको स्थान भी बोला गया है, उसको तितली भी बोला गया है, पेट, पटनी, पायक जो है ना, गुल्म, पल्ली, अलग अलग नाम है गुप्त कालीन गाँवों के। तो यहाँ पे मैंने लिखी है मुख्य रूप से ग्राम को, तो ग्राम उसको पल्ली भी बोलते थे, उसको गुलम भी बोलते थे। और उसको जो संभालता था, गाँव को जो संभालता था ना, वो होता था एक प्रकार से ग्राम का अध्यक्ष। उसको बोलते थे कुटुम्बिक। क्या बोलते थे उसको? कुटुम्बिक। कुटुम्बिक। तो इसमें इस डायग्राम्स को हमने लिखेंगे ना इसको अपनी कॉपी में, तो ये हमारे नंबर जो है ना बढ़ाने की संभावना व्यक्त करता है, क्योंकि डायग्राम से चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। अब इनको हम डीपली पढ़ते चलेंगे। डीपली का मतलब जैसे प्रांतीय प्रशासन को हम अलग पढ़ेंगे। पहले तो जैसे कि जो बड़ी केंद्र, जो सेंटर पॉइंट क्या है प्रशासन का? सेंटर पॉइंट तो राजा है। हम राजा को पहले पढ़ लेंगे। राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, वो क्या करता है, उसके काम क्या है, वो चीजें। उसके बाद में जो प्रांतों को संभालते हैं, राजकुमार वगैरह, युवराज वगैरह, उनको पढ़ेंगे। फिर परिषदों को, जिलों को, इन चीजों को। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं केंद्रीय प्रशासन को। केंद्रीय सेंटर में कौन बैठा है भाई? राजा बैठा है। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहला है हमारा सम्राट। तो सम्राट की विशेषता ये होती है कि जो सम्राट होता है ना, वो मुख्य जो साम्राज्य होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है। जो नौकरशाही व्यवस्था होती है ना उसका क्या होता है? वो मुख्य वक्ता होता है वो। तो ये जो गुप्तकालीन प्रशासन है ना, ये जो गुप्तकालीन साम्राज्य है वो राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। और फिर जो है ना, जैसे गुप्तकालीन साम्राज्य के राजाओं ने क्या किया, बहुत सारी उपाधियां ग्रहण की थी। इसमें मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं, उनके सिक्कों से, हमें अभिलेखों से, उनके अभिलेखों से क्या पता चलता है? जैसे महाराजा की, महाराजा धिराज की, परमेश्वर की, परम भागवत की, परम सौगात की, और एक राट इसको बोल दो, या चक्कर विक्रम की, ये महान महान जो उपाधि जिनको साम्राज्यवादी उपाधियां बोला गया है। तो ये जो उपाधियां है ना, इन गुप्तकालीन राजाओं ने जो है ना धारण करी थी। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में बात ये है कि जैसे कि राजा के रहते अगला उत्तराधिकारी कौन बनाया जाएगा, इसका जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है। जैसे वैसे नियम तो क्या था, नियमों के अनुसार तो यही होता था कि राजा का बड़ा बेटा ही जो है ना उत्तराधिकारी की दौड़ में आगे रहेगा और वही जो है ना अगला राजा बनेगा।
परंतु फिर भी कुछ बड़ा बेटा है वो मतलब अयोग्य है तो उसको राजा नहीं बना सकते भाई, जो देश की सुरक्षा का मामला है ये और प्रजा की खुशी का मामला होता है, तो हम राज्य की एक प्रकार से उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, गद्दी को हम शर्मिंदगी नहीं महसूस करवा सकते। तो योग्य व्यक्ति ही जो है ना राजा बनना चाहिए। इसके लिए बातें होती थी, कमेटी बैठती थी। तो भाई जो उत्तराधिकारी का जो मामला है उसका जो निर्णय करेगी ना वो एक सभा होती थी। जो हमें मुहरें प्राप्त हुई है, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन, तो वो हमें बताते हैं कि वो हमें राज्यसभा के बारे में बताते हैं। राज्यसभा का उल्लेख किया गया गुप्तकालीन मुहरों में। तो इसका मतलब यही है कि उत्तराधिकारी का जो मामला होता है ना उसका डिसीजन जो एक सभा के द्वारा लिया जाता था और सभा के जो सदस्य होते हैं ना उन सदस्यों को बोला गया था सभ्य है। मैंने यहाँ पर ये बताया है कि राजा के बाद में कौन बनेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। जो उत्तराधिकारी का जो निर्णय लिया जाएगा, वो जो निर्णय लिया जाता है वो होता है सभा के द्वारा। अब सभा के कुछ सभापति थे, मतलब सदस्य होते थे, उन सदस्यों को बोला गया था सभ्य है, सभ्य है। अब दूसरी बात ये कि सभा अकेला इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती थी, तो उसको इस मामले में सहयोग करने के लिए, परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाई गई थी। एक मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना वो होता था कुमार, कुमार अमात्य। तो हम यहाँ पे सेंट्रल वाली चीजें पढ़ेंगे ना, केंद्रीय प्रशासन को पढ़ेंगे, तो वहां पर कुमार अमात्य नामक एक व्यक्ति आएगा। देखो सम्राट के बारे में पढ़ लिया कि मुख्य चीज, मुख्य जो है प्रशासन का वही है, केंद्र बिंदु वही है। ऐसे ऐसे ये उपाधि धारण करता है और जो एक प्रकार से प्रांतों के जो प्रांतपति होते हैं इन सब की नियुक्ति यही करता है। जो फैसले लिए जाते हैं वो राजा के अंदर में ही लिए जाते हैं, सब कुछ चीजें जो है ना इसी से चालू होती है ये चीजें। उसके बाद में आता है हमारा कुमार अमात्य। कुमार अमात्य की थोड़ी सी, जैसे कि मैंने यहाँ थोड़ा सा इनको डिफाइन कर दिया था कुमार अमात्य को। कुमार अमात्य इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, वर्तमान समय में जो आईएएस और आरएस अधिकारी होते हैं ना, प्रशासनिक मामलों के जो अधिकारी, प्रशासनिक सेवा में जो जाते हैं वो अधिकारी आज के समय में, उस समय में उनको कुमार अमात्य बोलते थे कि जो प्रशासन की देखरेख करते थे, प्रशासन की सेवा करते थे ना, प्रशासनिक मामलों को जो संभालते थे वो थे कुमार अमात्य। कि आज के प्रशासनिक, जैसे आज के आईएएस और आरएस अधिकारी तत्कालीन गुप्तकालीन समाज में क्या कहलाते थे, कुमार अमात्य कहलाते थे, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो कुमार अमात्य का जो कार्यालय होता है ना, कि वो कुमार अमात्य कहाँ बैठेगा, उसका एक कार्यालय होता था अलग जहाँ पे वो बैठता था भाई ठाट बाट से, तो उसको बोलते थे अधिकरण। उसके कार्यालय को क्या बोला गया था, अधिकरण। इसके अगर काम देखेंगे क्या करता था, ये प्रशासनिक मामलों को हैंडल करता था। ये राजा के बाद में प्रशासन के मामले जो भी थे ना ये हैंडल करता था। एक पद आता है यहाँ पे प्रतिहार का और महाप्रतिहार का। एक है प्रतिहार, एक है महाप्रतिहार। तो भाई इसका मतलब ये होता है कि प्रतिहार जो था ना वो सम्राट का अंतपुर का रक्षक होता था, पहली बात। और जो महाप्रतिहार होता है ना वो क्या करता था, उसके पास मतलब बहुत बड़ा वो एक वो था, चाबी चाबी थी उसके हाथ में कि उसको अनुमति देने की परमिशन, मतलब उसके पास में क्या था ना कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है और वो राजमहल में दरबार में राजा से मिलने की इच्छा रखता है तो उसको अनुमति देने का जो काम होता था ना वो ये महाप्रतिहार करता था। मैंने यहाँ पे ये बताया कि राजा का जो अंतपुर का रक्षक होगा वो कौन होगा, अंतपुर का रक्षक होगा प्रतिहार। और जो ये होता है ये आगंतुकों, आगंतुक मतलब होते थे जो बाहर से आए आगंतुक, को परमिशन देता था कि वो राजा से मिल सकता है, दरबार में जा सकता है, या फिर ऐसा कोई जिसपे शक होए, डाउट होए कि ये राजा को नुकसान पहुंचा सकता है, ये राजा की जान लेने के लिए आया है, तो उनको भी रोक भी सकता था। मतलब ये अधिकार था महाप्रतिहार के पास में। एक पद है केंद्रीय प्रशासन में आता है संधि विग्रह का, संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक। ये जो पद होता है वो मुख्य रूप से भाई जैसे सेना युद्ध लड़के आई है और युद्ध का परिणाम जो भी है ना मतलब बराबर बराबर का रहा है, फिर शांति संधि होएगी, युद्ध के फैसले लेना, शांतिवादी नीति समझौते जो भी कर किए जाएंगे वो संधि विग्रह के परमिशन से ही होंगे कि युद्ध या फिर शांति।
युद्ध करो या शांतिवादी नीति अपनाओ, ये फैसले कौन करेगा? संधि विग्रह की करेगा ये फैसले। ये प्रांतीय केंद्रीय प्रशासन के अधिकारी थे ये। फिर एक और आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि एक था दंड पासिक, एक है महादंड नायक। दंड पासिक, एक है महादंड नायक, 7 नंबर पे आ जाएगा हमारा महादंड नायक। एक आता है बलाधिकृत, बलाधिकृत। एक कुछ मुख्य वो थे केंद्रीय प्रशासन के अधिकारी थे। इसमें दंड पासिक का हम इस प्रकार से देखते हैं, इसको बोला जाता था पुलिस विभाग कि केंद्र में क्या था ना कि शांतिवादी नीति अपनाना और जनता शांतिवादी नीति भी अपनाना, मतलब शांति स्थापित करना कैसे स्थापित हो सकती है और जिससे जनता को भी सुरक्षा महसूस होए, तो वही लड़ाई वगैरह करनी पड़ेगी। तो वही बात थी। दंड पासिक कौन होते थे? पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। पुलिस का काम क्या होता है? शांति नीति अपनाना, पुलिस व्यवस्था को देखना, या पुलिस विभाग बोल दो। या पुलिस विभाग क्या करता है कि वो शांतिवादी नीति अपनाता है, व्यवस्था को बना के रखता है। तो ये दंड पासिक करता था ये। महादंड नायक क्या करेगा? महादंड नायक होगा मुख्य न्यायाधीश। ये अन्याय के ऊपर न्याय की फैसला सुनाएगा मुख्य न्यायाधीश। वैसे तो जैसे कि हमने देखा था, मैंने बताया था कि जो गुप्तकालीन साम्राज्य था उसमें क्या ये न्यायाधीश थे ना, वो 2 प्रकार के थे, ठीक है। और न्यायाधीशों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, दीवानी और फौजदारी मामलों को वो मतलब हैंडल करते थे, ये बात थी। फिर आता है बलाधिकृत। क्या होता है भाई? बलाधिकृत का मतलब ये होता है कि बलाधिकृत मतलब महाबलाधिकृत था, सॉरी, ये महाबलाधिकृत। बल का मतलब क्या होता है? मजबूती। मजबूती किसमें होती है? सैनिकों में होती है। तो जो सैनिकों की व्यवस्था करे, सैन्य संचालन का जो कार्य करे थे ना, वो होता था बलाधिकृत। सैन्य संचालन को, सैन्य व्यवस्था को जो संचालित करे वो था कौन? महाबलाधिकृत था वो। सैन्य व्यवस्था का संचालन महाबलाधिकृत के द्वारा किया जाता था। और एक और नाम आता है, वो आता है रण, मतलब जो करता था ना सैन्य सामग्री की व्यवस्था भी करता था, वो था रण भागीरथ, ऐसा कुछ नाम था वो। रण भंडारत, कोई मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, ठीक है छोड़ो। ये 8 मुख्य केंद्रीय प्रशासन के अधिकारी थे। इसके बाद में हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन के अधिकारियों के अलावा जो साम्राज्य था ना, वो प्रांतों में बंटा हुआ था। अब प्रांतों में भी कुछ अधिकारी थे जो कि अपने कार्यों को संचालित करते थे और अपनी नीतियों को जनता तक क्रियान्वित करवाते थे। किस प्रकार से उन्होंने नीतियां बनाई थी और राजा के फैसलों को माना था, वो सब चीजें इधर हम प्रशासन में देखेंगे। वो कौन सा है? प्रांतीय प्रशासन। अब इसको काट दो, यहाँ पर लिख दो प्रांतीय प्रशासन। तो भाई एक बात ये है कि जो प्रांतीय प्रशासन है ना, इसमें जो प्रांत है, प्रांतों को गुप्त काल में अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे कि इसको एक तो बोला गया था देश, प्रांतों को बोला जाता है प्रांत बोल दो उसको, देश बोल दो उसको, अग्नि बोल दो, या भुक्ति बोल दो। ये 3-4 नाम प्रांतों के हमें मिलते हैं गुप्त काल में, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रांत थे ना, एक तो था सीमांत प्रांत, सीमांत प्रांत जिसको संभालता था गुप्ता। एक था आंतरिक प्रांत, आंतरिक प्रांत इसको जो संभालता था वो ऊपरिक था। सीधी बात यही है कि प्रांतों में राजा का बेटा नियुक्त किया जाता था एज ए गवर्नर के पद पर। जब वो दरबार में है, महल में, तब तो युवराज है। जब वो वहां चला गया है प्रांतों को संभालने के लिए, प्रांत को संभालने, वहां पे वो गवर्नर, एज ए गवर्नर या फिर एज ए राज्यपाल के पद धारण करेगा, पद वो कहलाएगा, मतलब गवर्नर कहलाएगा वो। तो सीमांत प्रांत, सीमा प्रांत का मतलब क्या होता है कि सीमांत प्रांत का मतलब ये होता है कि एक प्रांत है, ठीक है, उसके बॉर्डर वाली जो जगह होती है ना, सीमाएं जो फैली हुई थी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, जो बॉर्डर वाली जो जगह होती है ना, उनकी जो व्यवस्था करता है। कहने का मतलब कौन बाहर से आक्रमण हो सकता है या फिर कौन अब अपने अंदर का बाहर जा सकता है, तो ये व्यवस्था कौन करेगा? सीमांत प्रांत का अध्यक्ष है गोप्ता, वो देखेगा। ऊपरी क्या करेगा? ऊपरी ये करेगा आंतरिक व्यवस्था को बना के रखेगा। वो आंतरिक व्यवस्था को किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाए रखनी है, किस प्रकार शांति व्यवस्था जो है ना उसको बहाल करना है, वो सारी चीजें कौन करेगा? वो ऊपरी करेगा। तो ये थे कुछ प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी। जैसे कि एक वो है कि क्या नाम है उसका, एक समुद्रगुप्त जो था ना, समुद्रगुप्त का बेटा था, उसका नाम था गोविंद गुप्त, ठीक है।
नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था एक, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना उसका एक बेटा था, उसका नाम था, दो बेटे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, एक तो कुमार गुप्त था, एक गोविंद गुप्त था। एक है गोविंद गुप्त, बड़ा गोविंद गुप्त है, और एक है ये कुमार गुप्त। कुमार गुप्त को हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है, मैं ये बता रही हूँ कि जो गोविंद गुप्त है ना, ये एक प्रांत का वो था, मतलब प्रांतपति था ये। कौन सी प्रांत था वो, उसका नाम था तीरभुक्ति, तीरभुक्ति प्रांत। और इस तीरभुक्ति को दरभंगा बोला गया, मतलब जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना दरभंगा, वहां पे है तीरभुक्ति प्रांत। इसका प्रांतपति कौन था, गोविंद गुप्त था। और गोविंद गुप्त कौन है, बाप चंद्रगुप्त है राजा, उसका बेटा कौन है, गोविंद गुप्त। इसका मतलब वो कौन है, युवराज है। इसका मतलब जो पद धारण करेगा वो क्या बनेगा, गवर्नर या राज्यपाल बन जाएगा, ये बात थी। इसके अलावा एक व्यक्ति और था, उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच भी एक राजकुमार था। और जो है वो यहाँ पर एक और जगह है एरण, एरण जो है वो मुख्य रूप से पूर्वी जो मालवी क्षेत्र होता है उसको बोला गया है पूर्व मालवा, वहां पर था घटोत्कच। घटोत्कच ये राजकुमार था, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, गोविंद गुप्त था, आ गया। तो ये कुछ प्रांतों के अधिकारी थे जो राजकुमार नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद में आता है हमारा कौन सा, जिला प्रशासन आता है। जिला प्रशासन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि वो केंद्रीय प्रशासन की तरह ही जो है ना उसमें प्रांतपति नियुक्त किए गए, सॉरी वो अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कौन कौन से थे वो अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम वापिस से बदल देते हैं अपने नाम को, और अब नाम होगा यहाँ पे जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन, जिला जो होता है ना, जिले को उस समय बोला गया था विषय, विषय, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं अपना, विषय बोला गया था जिले को। और जो जिले को संभालता था वो कहलाता था विषयपति। मैं लिखती हूँ, ठीक है। जिले को क्या कहते थे, विषय बोलते थे, ठीक है। और विषय को संभालेगा वो कौन होगा, विषयपति। एक शब्द ये है, एक शब्द मिलता है हमें आयुन्तक, आयुन्तक, ये कौन था, ये जिले को संभालता था। अब कुछ अधिकारी हम देखेंगे जो कि जिले के अंदर नियुक्त किए जाते थे, और जिला जो प्रशासन था ना उसकी देख रेख वो करते थे। अलग अलग अधिकारी थे, जैसे कि यहाँ पर एक अधिकारी का नाम है भंडाराकृत, भंडारा, भंडाराधिकृत, भंडाराधिकृत है। एक है ध्रुवाधिकरणिक, करणिक, ध्रुवाधिकरणिक, ठीक है। एक है दबीर, 4 नंबर पे है एक सोलविक, सोलकिक, सोलकिक है। 5 नंबर पे है गोलमिक, गोलमिक। अब देखो ये क्या थे, क्या काम था इनका, देखो जो भंडारा अधिकृत अधिकारी था ना, उसके नाम से पता चल रहा है वो क्या करता होगा, भंडारा अधिकृत, भंडार प्लस अधिक, अधिकृत। तो भंडार गृह जो था ना, आज का मतलब रसोई जो होती है ना, किचन होता है, तो पूरा महल है, महल के अंदर लोग कुछ खाते पीते हुए होंगे, तो जो भंडार गृह होता था ना, जो खाने पीने की वस्तुएं जहाँ रखी जाती थी उनका जो देख रेख करता था, उनका जो प्रबंधन करता था ना, वो ये अधिकारी करता था, भंडाराधिकृत अधिकारी। एक बात, दूसरी बात ये है कि ध्रुवाधिकरणी जो अधिकारी था ना, वो क्या करता था, ये भूमि की व्यवस्था करता था कि कितनी उपज किस भूमि से आ गई है, वो चीजें कौन करता था, भूमि की उपज का प्रबंधन करता था, ये भूमि उपज का प्रबंधन, ये आ गया हमारा। इसके बाद में है एक दबीर नाम का अधिकारी था। दबीर क्या करता था, ये कलरक था उस टाइम का, आजकल डीसी बोल दो, उस टाइम का क्या था, मतलब ये था कि ये लेखा जोखा रखता था चीजों का, रुपयों का, वो चीजें। कलरक बोल दो आशीष आप इसको, कलरक या लेखक भी बोल दो, ठीक है। लिखने का काम संभालता था ये। सोलविक क्या होता है, सोलविक भाई होता है शुल्क, शुल्क मतलब टैक्स, कर, कर बोल दो, राजस्व बोल दो, कि किस जगह से, किस प्रांत से, किस नगर से, किस गांव से कितना कुछ आया है, वो हिसाब किताब कौन रखेगा, सॉल्विक रहेगा। हम पढ़ रहे हैं जिला प्रशासन को, तो जिला प्रशासन के अंदर जो है ना, किस जिले से कितना टैक्स आया है ये कौन ख्याल रखेगा, सॉल्विक रखेगा। गोलमिक कौन था, गोलमिक होता था लेखाकार, मतलब नहीं, गोलमिक होता है ग्राम की जो व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखे था, वही था गोलमिक ये। भंडारगृह को संभालता था, ध्रुवाधिकरण भूमि उपज का प्रबंधन करता था, दबीर कलरक होता था, और सोलविक शुल्क जो है ना उसका कार्य का संभालता था, गोलमिक लेखाकार, या फिर ये कुछ चीजें हैं। फिर आता है हमारा शहरी प्रशासन रह गया, और ग्राम प्रशासन। दो चीजें और देख लो जल्दी जल्दी।
शहरी प्रशासन में मुख्य रूप से जैसे कुछ ज़्यादा वो नहीं है, शहरी प्रशासन या फिर नगरीय प्रशासन, ठीक है। उसमें ये बातें हैं कि जो नगरीय प्रशासन था ना, नगरों में भी अलग व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जो टैक्स वसूलता था। नगर प्रशासन, ठीक है। नगर में एक चीज याद रखनी है, वो था द्रोगीक, ये नाम याद रखना, ठीक है। ये क्या करता था, ये नगर में टैक्स राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था। ये कर एकत्र करने वाला अधिकारी था, ये करने वाला अधिकारी, ठीक है। अब एक और ये ग्राम प्रशासन का देखो, ग्राम प्रशासन में हम ये देखते हैं कि प्रशासन की संपूर्ण गुप्तकालीन साम्राज्य का जो प्रशासन है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई जो थी ना, वो ग्राम प्रशासन होती थी। ग्राम सबसे छोटी इकाई होता ही है। और यहाँ पर ये था कि इसके थोड़े नाम अलग अलग मिलते हैं, गांव के नाम क्या क्या मिलते हैं हमें। जैसे गांव को ग्राम, तो पहला बात तो ग्राम तो बोलेंगे ही, ठीक है। उसको बोलते थे एक पल्ली, पल्ली भी उसका नाम मिलता है। एक नाम मिलता है हमें गुल्म, एक नाम मिलता है हमें स्थान, स्थान है, स्थली है, बहुत नाम मिलते हैं। पेट, और पटट और पैयक, याद करते रह जाओगे, ठीक है। ये सारे नाम हमें गांव के नाम मिलते हैं गुप्तकालीन ग्राम व्यवस्था के अंदर। ग्राम का जो समूह है या गांव जो है ना, उसके अलग अलग नाम मिलते हैं हमें। तो ये हुआ था आज हमारा प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन। कल की क्लास में हम बच्चे देखेंगे सामाजिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था, एक और आर्थिक व्यवस्था, 3 चीजें रह गई। कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा अपना ये टॉपिक। चलो ठीक है, थैंक यू।